नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में और एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम शॉर्ट नोट से क्विक रिवीजन करने वाले हैं। 2 यूनिट्स के अपन शॉर्ट नोट से क्विक रिवीजन कर चुके हैं। एक सबसे पहले हमने सेल बायोलॉजी का कर लिया था, ठीक है? दूसरा हमने जेनेटिक्स का कर लिया था। आज हम तीसरी यूनिट की बात करेंगे जिसमें अपन इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है? पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ठीक है। दूसरा, इनसे जो आरबीएससी की बुक हैं वो भी इंक्लूड की गई हैं और तीसरा जो सीबीएच की बुक चलती है यानी कि जो हम बीएससी के अंदर बुक पढ़ते हैं वो भी इसके अंदर क्या की गई हैं, इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाए गए हैं। अगली खास बात इसमें क्या है कि जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट यानी कि जहाँ से क्वेश्चन बनता है केवल उन्हीं चीज़ों को मेंशन किया गया है। बाकी जो फालतू की चीज़ें होती हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता ही नहीं है उन चीज़ों को मेंशन नहीं किया गया, इसलिए ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज की जो अपनी यूनिट है वो इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है किसकी, नेचर की, यानी कि हमारी प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है इकोसिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए इकोसिस्टम होता क्या है, तो इकोसिस्टम क्या है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहा है और वो अपने सराउंडिंग्स यानी कि जो उसके आसपास का वातावरण है उससे वो इंटरेक्ट करता है, अंतरक्रिया करता है, इस पूरे चीज़ को अपन क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है, दो प्रकार का होता है, एक टेरेस्ट्रियल होता है यानी कि स्थलीय इकोसिस्टम होता है और एक एक्वेटिक यानी कि जलीय इकोसिस्टम होता है। इनके एग्जाम्पल हैं जो कि देखिए टेरेस्ट्रियल की फॉरेस्ट है, जैसे वन है, डेजर्ट का रेगिस्तान, ग्रासलैंड घास के मैदान है। इसी तरीके से जलीय में तालाब हो गया, आपकी झील हो गई, नदी और वेटलैंड, ठीक है। दूसरा आता है इकोसिस्टम, ये सारे प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। इसके बाद एक कृत्रिम आता है यानी कि मैन मेड आता है। मैन मेड के अंदर क्रॉप फील्ड आती है यानी कि जो हमारे खेत होते हैं। इसके अलावा जो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर हम देखते हैं जिनमें मछलियाँ तैरती रहती हैं, ठीक है भाई। एक बॉक्स सा रखा रहता है जिसके अंदर पानी भरा रहता है, इसमें मछलियाँ तैरती रहती हैं, उसको अपन एक्वेरियम कहते हैं। तो वो एक्वेरियम है, वो एक मैन मेड इकोसिस्टम है, यानी कि हमने उसको खुद से बनाया है, कृत्रिम रूप से उसको बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये पीवाईक्यूज के अंदर पूछा गया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अपन इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी आती है हमारे पास, जिससे अपन उत्पादकता कहते हैं। फिर डिकम्पोजिशन आता है, फिर एनर्जी फ्लो आती है और लास्ट में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आती है। सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए प्रोडक्टिविटी में होता क्या है, तो प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी यूनिट है वो जीपीपी है, जिसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं अपन, सकल प्राथमिक उत्पादकता जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको बनाने वाले जो होते हैं यानी कि जो उत्पादक होते हैं वो यहाँ पे रखे जाते हैं, ठीक है। जो बना रहा है, प्रोड्यूसर है, उनके पास जो बनाते हैं वो टोटल एनर्जी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद क्या होता है कि उसमें से थोड़ा सा वो यूज़ कर लेते हैं अपने रेस्पिरेटरी लॉस के लिए, ठीक है। तो इसमें से जब रेस्पिरेटरी लॉस निकल जाता है वो अपना रेस्पिरेशन में उसको यूज़ कर लेते हैं, तो जो नेट बचती है उसको कहते हैं अपन एनपीपी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है नेट, ये अवेलेबल होती है किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, यानी कि उपभोक्ताओं के लिए ये उपयोगी होती है। इसके बाद बात करते हैं, तो जब इसमें से कंज्यूमर इसको यूज़ कर लेता है उसके बाद जो बचती है वो होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो कि प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, जो उत्पादित होती है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपना कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो वार्षिक रूप से जो अपनी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कैसे बनती है। तो एक अपना होल बायोस्फीयर हमारे लिए बना के देता है, दूसरा ओशियंस बना के देते हैं। ओशियन की क्या दिक्कत है कि 70% एरिया ये हमारी पृथ्वी का कवर कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ओनली 155 बिलियन टन जो है एनर्जी निकाल के दे रहे हैं, प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। इसी तरीके से होल बायोस्फीयर की बात करें तो 170 बिलियन टन्स, ये सीधे एनसीईआरटी में आंकड़े हैं वो दिए गए हैं, डेटा दिया गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रोसेस आती है हमारी डीकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि ह्यूमस का निर्माण किस तरीके से होता है। पहले अपन इसके स्टेप देखेंगे और स्टेप के बाद मैं इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है। तो जो भी डेट्राइटिस टेट्राइटिस होते हैं, टेट्राइटिस का मतलब होता है जो मृत पदार्थ होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई जंतु है, कोई पादप है, वो मर जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो डेट्राइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस डेट्राइटिस को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देना ही क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। दूसरी प्रोसेस आती है हमारे सामने लीचिंग। लीचिंग क्या होता है कि वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट, यानी कि जो डेट्राइटस थे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटे थे, उनमें से क्या होगा, वाटर सोल्यूबल कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाके जम जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, यानी कि अवक्षेपित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं और वो अनअवेलेबल सॉल्ट के रूप में वहाँ पे रहते हैं। इस प्रक्रिया को अपन लीचिंग कहते हैं,
ठीक है। इसके बाद अगली जो स्टेप आता है वो कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो मृत पदार्थ होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर चेंज हो जाते हैं और उनको चेंज करने वाले जो एंजाइम है वो कौन रिलीज़ करता है, वो बैक्टीरिया और फंजाई रिलीज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटाबॉलिज्म कौन कन्वर्ट कराता है, कैटाबॉलिज्म कौन कराता है, तो बैक्टीरिया फंगस के जो एंजाइम होते हैं उनकी वजह से कैटाबॉलिज्म होती है। इसके बाद अगली स्टेप आती है ह्यूमिफिकेशन, जिसे अपन ह्यूमस निर्माण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ह्यूमस का जमाव होने लग जाता है, एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। अब आप पूछोगे ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस एक डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस होता है। ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप आता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या होता है कि जो ह्यूमस है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वहाँ से निकलने लग जाते हैं। उस चीज़ को अपन कहते हैं मिनरलाइजेशन, यानी कि मिनरल्स वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जितने भी स्टेप थे, जैसे फ्रेगमेंटेशन था, उसके बाद लीचिंग था, उसके बाद कैटाबॉलिज्म था, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन था, उसके बाद मिनरलाइजेशन था। इनकी यदि हम देखें तो ट्रिक मैंने बनाई थी FLC ह्यूम। ठीक है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, जैसे FLC है तो आप इसको पढ़ेंगे तो फलक अपन पढ़ सकते हैं, फलक पर चले हम, या फिर फलक तक चले हम, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो पर चले को छोड़ दें आप और फलक हम हमारे सामने आ जाएगा, तो फलक से FLC, फलक और हम, ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था PYQs में, तो PAR है, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक रेडिएशन की एक रेंज होती है, जब सन से सनलाइट आ रही होती है तो एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उस रेंज की रेडिएशन को ही फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, उसको अपन PAR कहते हैं। उसकी जो रेंज होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर होती है। ध्यान रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। अब क्या होता है कि जितनी भी सनलाइट आ रही होती है उसमें से प्लांट केवल उस सनलाइट की 2 से 10% ही कैप्चर कर पाते हैं, और 2 से 10% के अंदर जो रेंज होती है, एक्टिव रेडिएशन की जो रेंज होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर होती है, उसको PAR कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब हमारे सामने दूसरा आता है फूड चेन, जिसे अपन खाद्य जाल कहते हैं, सॉरी खाद्य श्रृंखला कहते हैं इसको हिंदी के अंदर। इसको क्या बोला जाता है, खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है, तो देखना, सबसे पहले इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, जिसको 1 डिग्री प्रोड्यूसर या फिर प्रोड्यूसर ही कह देते हैं डायरेक्ट। ये क्या करते हैं, उत्पादन करने का काम करते हैं, यानी कि ये उत्पादक होते हैं, ये चीज़ों को खाने को बनाने का काम करते हैं। फिर इसके बाद ऊपर की तरफ चलते हैं तो 1 डिग्री कंज्यूमर आते हैं, जो इन उत्पादक को खाने का काम करते हैं। फिर 1 डिग्री कंज्यूमर को खाने का काम करते हैं, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाने का काम करते हैं उसको टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। इसी तरीके से यदि हम उत्पादक की बात करें तो इसके अंदर सभी प्लांट्स आते हैं। फिर प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोर्स, जिनको अपन हिंदी में शाकाहारी कहते हैं, जैसे आपका बकरी हो गई, जैसे आपका हिरन हो गया, जैसे आपका जो टिड्डा होता है उसकी बात कर लेते हैं अपन। और यहाँ पे कौन आते हैं, पादप आते हैं। ठीक है। फिर शाकाहारी को खाने वाले कौन होते हैं, मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। जैसे टिड्डे को खाएगा आपका कौन, मेंढक खाएगा। ठीक है। बकरी को कौन खा लेता है, शेर खा लेता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो इनको भी ऊपर खा लेते हैं, यानी कि मांसाहारी को भी खा लेते हैं, वो टॉप कार्निवोरस होते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, तो इनमें ट्रॉपिक लेवल बनते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। अब बात करते हैं इसमें एनर्जी फ्लो की। तो एनर्जी फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होती है और इसमें 10% का रूल चलता है। ठीक है। यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जो एनर्जी जाएगी वो 10% ही जाएगी। ठीक है। और इसको जो नियम दिया था वो लिंडेमान नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था, लिंडेमान नाम के वैज्ञानिक ने इसको दिया था। अब हम क्या करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं किसी भी खाद्य श्रृंखला के। तो देखिए, जो खाद्य श्रृंखला में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक दिशीय होता है। ठीक है। कैसा होता है, एक दिशीय होता है। एक दिशा का मतलब क्या है, एक ही दिशा में चलता है, कभी भी एनर्जी का फ्लो ऊपर से नीचे नहीं चलेगा, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। दूसरा, शॉर्टर फूड चेन, यानी कि जितनी छोटी फूड चेन होगी उतना ही उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ध्यान रखिएगा। तीसरा, 10% एनर्जी इन ट्रांसफर टू ईच ट्रॉपिक लेवल, यानी कि एक दूसरे ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। इसके बाद बात करते हैं तो डिकम्पोजर को इंक्लूड नहीं किया गया फूड चेन के अंदर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फूड चेन आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक दूसरा एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसे अपन फूड वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड वेव कहते हैं। फूड वेव का मतलब होता है खाद्य जाल। फूड वेव का मतलब क्या होता है, खाद्य जाल। खाद्य जाल कैसे बनता है, तो एक से ज़्यादा फूड चेन जब मिल जाती हैं तो उनसे खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आता है हमारे सामने पिरामिड्स। तो पिरामिड्स क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको जो याद रखना है वो सबसे पहले आपको एनर्जी वाला पिरामिड्स याद रख लेना है। एनर्जी वाला पिरामिड्स हमेशा सीधा बनता है। तो यहाँ से सीधा लाइनिंग वाला क्वेश्चन आता है, यानी कि जो सत्य सत्य वाले कथन पूछे जाते हैं उनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो बिल्कुल ये सही बात है, आप देखिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बन रहा है। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। एक पिरामिड बनता है हमारे नंबर का पिरामिड, दूसरा बनता है बायोमास का पिरामिड, और तीसरा बनता है एनर्जी का पिरामिड। तो सबसे पहले घास के मैदान की बात करें तो यहाँ पे अपराइट, यानी कि सीधा बनेगा, पिरामिड सीधा बनेगा। बायोमास का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, और एनर्जी का पिरामिड भी कैसा बनेगा, सीधा। घास के मैदान की हम इकोसिस्टम की बात करें तो घास में पिरामिड्स की हम बात करें, नंबर यानी कि संख्या की बात करें तो वो भी सीधा बनता है। दूसरा अपन ट्री और पैरासाइट की बात करते हैं, यानी कि जो परजीवी होता है उसमें जो नंबर्स
यानी संख्या का जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है। कैसे बनता है? उल्टा बनता है। दूसरा बायोमास का सीधा बनता है और एनर्जी का भी सीधा बनता है। अगला वाटर यानी कि जो जलीय इकोसिस्टम होता है उसमें हमेशा कैसे बनता है? सीधा बनता है और बायोमास का केवल कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा या फिर सीधा क्वेश्चन बनता है कि कौन से पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अब कुछ फैक्ट हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और सीधे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और हम कई बार इसको कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं। सबसे पहले हमसे पूछता है कि इकोसिस्टम के जनक कौन है? तो ध्यान रखिएगा इकोसिस्टम के जनक एपी ओडम है। इसी तरीके से हमसे पूछे इकोलॉजी के जनक कौन है? तो रीटर जो है वो इकोलॉजी के जनक है। दूसरा हमसे यदि कोई पूछे इकोसिस्टम के जनक कौन है? तो एजी टेंसले, सॉरी इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो एजी टेंसले नाम के साइंटिस्ट ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। दूसरा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हेकल नाम के साइंटिस्ट ने इसका प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा ये चारों मैंने एक जगह लिख दिए हैं। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में दो कॉन्सेप्ट हमारे काम के, एक तो बीओडी होता है यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और एक सीओडी होती है जिसे अपन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। होता क्या है देखना, मान के चलिए कोई हमारे पास एक पॉन्ड है, कोई तालाब है जिसके अंदर क्या है हमने कुछ वेस्ट प्रोडक्ट डाल रखे हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं, एक बायो डिग्रेडेबल होते हैं और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल यानी कि इनको जैविक रूप से हम क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल जिससे कि जैविक रूप से हम नहीं हटा सकते। तो जो वहाँ पे बैक्टीरिया उपस्थित हैं, जो जीवाणु उपस्थित हैं, वो क्या करते हैं, उनको डिग्रेड करते रहते हैं। कौन से बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट को डिग्रेड करते रहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन को वो किस प्रकार से लेते हैं कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको वो लेते जाते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, ये ऑक्सीजन कम होने लगेगी, खत्म होने लगेगी। जितनी ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी उसे अपन कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान रखिएगा। होता क्या है, वापस देखिए, इज ऑक्सीडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट। वाई किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। तो इसको आप याद कैसे करोगे कि यहाँ पे बायोकेमिकल आ रहा है और बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? बैक्टीरिया। दूसरी तरफ आते हैं अपन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में बायो शब्द नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही है, तो अपन किससे करेंगे? केमिकल से करेंगे। और केमिकल से किस किस चीज़ को करेंगे? तो अपन ऑक्सीडेशन करेंगे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का, और साथ के साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का भी अपन कर सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन होता है वो। ठीक है, और इसमें अपन किसका यूज़ करते हैं? केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पे सीधा एग्जांपल दिया गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ध्यान रखना पेपर के अंदर आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि बीओडी और ऑर्गेनिक वेस्ट और डीओ यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन का क्या रिलेशन है। तो देखिए बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ऑर्गेनिक वेस्ट के, यानी बीओडी ज़्यादा होगी तो ऑर्गेनिक वेस्ट का जो ऑक्सीडेशन है वो ज़्यादा होगा, obvious सी बात है। और जब ऑर्गेनिक वेस्ट का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट चलता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन को हिंदी के अंदर कहा जाता है जैव आवर्धन। हिंदी के अंदर क्या कहते हैं इसको? जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो सबसे कम मात्रा में है नीचे, ठीक है, जब वो ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी मात्रा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। इसको अपन जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है किसका? डीडीटी का। डीडीटी सबसे पहले जू प्लैंक्टन के अंदर आती है, और जू प्लैंक्टन के अंदर उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रहती है, और जब जू प्लैंक्टन को ऊपर की तरफ जो जीव है वो खाते जाते हैं और लास्ट में ईगल तक चली जाती है, वो जो उनकी फूड चेन होती है वो ईगल तक चली जाती है, और ईगल में उसकी जो कंसंट्रेशन वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसके बाद यूट्रोफिकेशन आता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी लेक है उसकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, उसको अपन यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जैसे हमारे सामने एक फ्रेश लेक है, फ्रेश लेक के बाद उसकी नेचुरल एजिंग चलेगी और एजिंग चलने के बाद वो डेथ की स्टेज पे चली जाएगी, तो उसको अपन यूट्रोफिक लेक कहेंगे। ठीक है, होता क्या है देखना कि सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी इनरिचमेंट होती है। रिचमेंट में कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? एक नाइट्रोजन होता है और एक फॉस्फोरस होता है। जैसे ही ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं तो एल्गी अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देता है, और उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, उसको अपन एल्गी ब्लूम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि एल्गी क्या कर रहा है? धीरे धीरे ऑक्सीजन को वहाँ से कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, कंज्यूम करने के बाद क्या होता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कमी होने के बाद जो वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल है उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, और जो झील थी, जो फ्रेश लेक थी, उसका पानी कैसा हो जाता है? सॉलो हो जाता है, यानी कि गदला पानी हो जाता है, और वो कैसी हो जाती है? वार्मर हो जाती है। ठीक है, जो फ्रेश लेक होती है उसका पानी ठंडा रहता है और वो पारदर्शी होती है, लेकिन जैसे ही वो झील यूट्रोफिक हो जाएगी, यानी कि उसकी जब नेचुरल एजिंग होने शुरू हो जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा? वो गदली होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो पारदर्शी नहीं रहेगी, उसका पानी साफ नहीं रहेगा, और धीरे धीरे उसके पानी का तापमान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसको अपन यूट्रिफिकेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है जिसे अपन एडेप्टेशन कहते हैं, जिसे हिंदी के अंदर अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन में दो चीज़ें आपको समझनी है केवल, एक तो एलिन का नियम यहाँ पे समझना। एलिन का नियम क्या होता है कि जो कोल्डर क्लाइमेट के अंदर मैमल्स रहते हैं, यानी कि जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले स्तनधारी जीव हैं, उनके जो ईयर यानी कि कान और लिम्फ यानी कि जो उनके लिम्स हैं यानी कि पैर हैं और कान है वो कैसे हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं, शॉर्टर हो जाते हैं। इसको नियम दिया था किसने? एलिन नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको एलिन का रूल कहते हैं। छोटे क्यों हो जाते हैं? जिससे कि कम से कम मात्रा में जो एनर्जी है, जो ऊष्मा है वो शरीर से बाहर निकले, इसलिए उनके कान और हाथ
सॉरी पैर कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ये एलन का नियम था। दूसरा आता है एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब क्या होता है कि जब अपन हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत लो है, कम है। तो होता क्या है कि वहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन क्या कर दिया जाता है, हमारी बॉडी के द्वारा इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, अगला हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन के बीच कोई अंतःक्रिया होती है। ठीक है, वहाँ पे आपको शब्द समझना है। अब मैंने यहाँ पे क्या इंग्लिश के अंदर लिखे हुए हैं, आप उसको हिंदी में भी देख सकते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस इनका सेम टू सेम है। हमने दो स्पीसीज का एग्जांपल लिया है, मान के चलिए म्यूचुअलिज्म की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों ही स्पीसीज हमेशा पॉजिटिव में रहती हैं, प्लस में रहती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंपटीशन में। तो कंपटीशन में दोनों ही स्पीसीज को नुकसान होगा, दोनों ही स्पीसीज कैसे रहेंगी, नेगेटिव में रहेंगी। इसके बाद प्रीडेशन की बात करते हैं, यानी कि परिजीविता में। तो परिजीविता में सॉरी प्रीडेशन यानी कि शिकारी वाले कंडीशन में क्या होगा, तो एक को फायदा होगा, जो मजबूत होगा यानी कि जो ताकतवर होगा उस स्पीसीज को फायदा रहेगा, और दूसरी स्पीसीज को क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगी, नुकसान रहेगा। इसी तरीके से अपन परिजीविता की बात करते हैं, तो परिजीविता में भी सेम चीज होगी कि एक को फायदा रहेगा और दूसरे को नुकसान रहेगा, दोनों सेम है। इसके बाद जो कंफ्यूजन होता है वो यहाँ पे होता है, क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहीं से बनते हैं। सबसे पहले आता है कमेंसलिज्म और दूसरा आता है एमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक जो स्पीसीज है उसको हमेशा फायदा होता रहेगा और दूसरी स्पीसीज को ना तो फायदा होगा ना ही नुकसान रहेगा, वो जीरो कंडीशन में बनी रहेगी। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया था, 2022 वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने इसकी इतनी अच्छी ट्रिक निकाल रखी है जिससे मेरा क्वेश्चन 100% सही हो गया था, देखते ही मैंने उसको सही कर दिया था। ट्रिक देखना, कमेंसलिज्म से हमने एक शब्द निकाला यहाँ से कमेंट। ठीक है, और कमेंट हम किस पे करते हैं, यूट्यूबर की वीडियो पे कमेंट करते हैं। तो उससे क्या होता है, यूट्यूबर को तो फायदा होता है, उसकी वीडियो की रीच बढ़ती है। जैसे आप मेरी वीडियो पे नीचे कमेंट करोगे तो मेरी वीडियो की रीच धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन आप हमेशा जीरो में रहोगे, ना तो आपको कोई प्लस होगा ना ही आपको कोई नेगेटिव, यानी कि ना ही आपका इसमें कोई नुकसान है। आप हमेशा किस कंडीशन में रहोगे, जीरो कंडीशन में रहोगे। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से याद किया था। कमेंसलिज्म को आपको कमेंट ध्यान में आना चाहिए, और यूट्यूब पे वीडियो पे हम कोई कमेंट करते हैं तो यूट्यूबर को फायदा होता है, और सामने वाली जो पार्टी होती है जो कमेंट कर रही है उसको ना तो बेनिफिट होता है ना ही कोई नुकसान होता है, वो जीरो कंडीशन में बना रहता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, मैंगो के पेड़ पे ऑर्किड का पादप है, वो भी इसी कंडीशन में होता है, कमेंसलिज्म का उदाहरण है। और इसके बाद बर्नेकल जो है व्हेल के ऊपर रहती है, वो भी यही है। कैटल ग्रूट कैटल के ऊपर रहता है, वो भी यही है। और सी एनीमोन क्लाउन फिश के ऊपर रहता है, यानी कि इसमें जो बड़े जीव हैं उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो बिल्कुल जीरो कंडीशन में, ना तो उनको फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, लेकिन जो उनके ऊपर रह रहा है उसको फायदा ही फायदा होता जाता है। इसी का जस्ट उल्टा है, कमेंसलिज्म का जस्ट उल्टा है एमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है कि एक जो स्पीसीज होती है उसको हमेशा नुकसान ही हो रहा होता है, और दूसरी को ना तो फायदा है ना ही नुकसान है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे सामने एक सस्पेंशन, इकोलॉजी सस्पेंशन। इसमें तीन टर्म हमारे सामने आते हैं, एक हाइबरनेशन आता है, एक एस्टिवेशन आता है और एक डायापोज आता है। हाइबरनेशन को हिंदी के अंदर कहते हैं शीत निष्क्रियता, और एस्टिवेशन को हिंदी के अंदर कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता, और डाइपोज को हिंदी के अंदर कहा जाता है सुषुप्त अवस्था। क्या कहा जाता है, सुषुप्त अवस्था। तीनों के अंदर वो समझना। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ जीव जो है वो विंटर स्लीप की कंडीशन में चले जाते हैं। विंटर स्लीप यानी कि जैसे ही ज़्यादा सर्दियाँ आती हैं तो वो बिलों में छुप जाते हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकलते, उसको अपन विंटर स्लीप कहते हैं। जैसे बियर्स हो गए, ठीक है, भालू हो गए। इसके बाद एस्टिवेशन यानी कि ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है तो कुछ जंतु ऐसे हैं जो समर स्लीप कंडीशन में चले जाते हैं, उन जैसे कि कुछ स्नेल्स हो गए, कुछ फिशेज हो गई। तीसरा आता है डायापोज। डायापोज का मतलब क्या होता है, सुषुप्त अवस्था, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाता है, उनका जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है। जिसमें एक उदाहरण आता है किसका, जू प्लैंकटन का। ये बिल्कुल अलग है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। अगली हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज की, यानी कि कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ एक्ट हैं जिनका सीधा सीधा संबंध होता है, किससे, हमसे डेट वाइज पूछ ली जाती है। तो एनवायरमेंट एक्ट है जो कि 1986 के अंदर आया था। एयर पोल्यूशन एक्ट है जो कि 1981 के अंदर आया था। वाटर पोल्यूशन एक्ट है जो कि 1974 के अंदर आया था। साउंड पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन के साथ मर्ज कर दिया गया, किसमें, 1987 के अंदर। सीएनजी बसें, सारी बसें जो सीएनजी चलाई गई दिल्ली में, वो 2002 के अंदर चलाई गई थी। जो चिपको मूवमेंट है, चिपको आंदोलन चला था, वो 1974 के अंदर चला था। JFM यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट चला था, वो 1980 के अंदर चला था। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सबसे पहले 1988 के अंदर आई थी। अमृता देवी वैष्णवी वाला जो कांड हुआ था वो 1731 में हुआ था। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलता है जो कि साइन हुआ था 1987 के अंदर, उसको इफेक्टिव किया गया, यानी उसकी मान्यता प्राप्त दी गई कब, 1989 के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए, एयर पॉल्यूशन दो प्रकार से होता है, एक गैसों के द्वारा एयर पॉल्यूशन होता है और एक पार्टिकल्स के द्वारा क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, यानी कि कणों के द्वारा एयर पॉल्यूशन होता है। गैस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल पार्टिकल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कुछ मैटर ऐसा होता है जिसे पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स के फॉर्म में वो रहता है। तो उसको सही करने के लिए दो चीजें बताई गई। सबसे पहले एक एरेस्टर नाम का इक्विपमेंट होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पार्टिकुलर मैटर को सही करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, एरेस्टर का यूज़ किया जाता है। दूसरा समझना SO2, SO2 को आप गैस ना समझें, ये कैसे होते हैं, पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में होते हैं, पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, और इसको यूज़ करने के लिए, सही करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, स्क्रबर का यूज़ किया जाता है। तो आप कैसे याद करेंगे, SO2 में भी ऐसा रहा, स्क्रबर में भी ऐसा रहा है। ठीक है, खत्म। इतना सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो कुछ अलग पदार्थ की बात करते हैं, जैसे एक BHC पाउडर आता है, जिससे कीड़े मकोड़ा मारने में अपन उसको यूज़ करते हैं। यदि हम इसके व्यापारिक नाम की बात करें, कैसा ये मार्केट में मिलता है, तो ये लिंडेन के नाम से मिलता है। दूसरा इसका नाम गैमेक्सिन भी होता है। अब कई बार क्वेश्चन आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से कौन सा प्राइमरी प्रदूषक है और निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो प्राइमरी प्रदूषक में आता है रासायनिक पीड़कनाशी और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और हमेशा जो क्वेश्चन बनता है वो द्वितीयक प्रदूषक से बनता है, जिसमें प्रकाश रासायनिक धूम आता है, लंदन स्मोक, पेन और O3 यानी कि ओजोन आती है। ठीक है, बहुत छोटा सा है, लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ओजोन की बात करते हैं तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सीधा क्वेश्चन बनता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन डिप्लीशन से है, यानी कि ओजोन परत के क्षय से है। आप पूछोगे कि ओजोन परत कौन सी उसमें पाई जाती है, वायुमंडल की परत में, तो स्ट्रेप्टोस्फीयर में पाई जाती है, ध्यान रखना। यदि हम इस प्रोटोकॉल की बात करें तो ये साइन हुआ था 1987 के अंदर, उसको इफेक्टिव किया गया, सॉरी 1987 के अंदर, इफेक्टिव हुआ था 1989 के अंदर। ठीक है, अब होता है, देखिए हम सी सरफेस की बात करेंगे, एक आपके वहाँ पे दिया गया है लालिनो और अल्निनो। अभी यहाँ पे छोटा सा अपन देख लेते हैं, बाद में हम डिटेल में भी इसकी बात करेंगे आगे वीडियो में। तो देखिए, यदि जो समुद्र तट है, ठीक है, प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है, पेरू तट है, वहाँ पे यदि समुद्र कैसा हो जाए, उसका पानी ठंडा हो जाए तो इस इफेक्ट को कहते हैं लानिनो इफेक्ट। ठीक है, लानिनो इफेक्ट जब होता है तो लानिनो इफेक्ट में होता क्या है कि हमारे यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी पड़ती है, यानी कि मानसून बहुत अच्छा आता है। ठीक है, वहीं यदि वो वहाँ पे तापमान क्या हो जाए, उसका कम ज़्यादा हो जाए, हॉट हो जाए वहाँ पे, तो इफेक्ट पड़ता है एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट में जो है बिल्कुल भारत में अकाल पड़ने जैसी कंडीशन आ जाती है, या फिर सूखा पड़ सकता है। ठीक है, अब या इसको आप याद कैसे करोगे, तो देखिए वहाँ पे सीधा पूछता है कि कौन सी कंडीशन में लानिनो इफेक्ट प्रभावी होता है, जब वहाँ का तापमान क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कूलर में से CO शब्द ले लोगे और लानिनो में से एलो ले लोगे, तो क्या बन जाएगा, कोला। कोला कैसी अच्छी लगती है, ठंडी अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल चला गया उसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। तो सीधा पूछा जाएगा कि GHC यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया, तो क्योटो प्रोटोकॉल किया गया। अब यहाँ पे हमसे सीधा गैसेस पूछता है कि कौन सी गैसें कितनी ज़्यादा उसको प्रभावित करती हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कई बार हम CH4 लगा देते हैं, जो कि गलत आंसर होता है। CO2 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। CH4 दूसरे नंबर पर आती है, CFC तीसरे नंबर पर आती है और N2O ये तीसरे नंबर पे आती है। याद कैसे करोगे, 3 C लगातार है और लास्ट में जाके N2O है। सबसे ऊपर कौन है, CO2 है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो शब्द है वो टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। 20वीं सदी तक जो तापमान में वृद्धि हुई वो 0.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यदि हम ओजोन परत की बात करें तो ये पृथ्वी से जो स्थल होता है उससे 16 से 25 किलोमीटर ऊंची होती है। स्मोक की पॉल्यूशन की बात करते हैं तो स्मोक में क्या होता है, देखिए भारत स्टेज 4 जो गाड़ी चली थी वो अप्रैल 2017 से इंजन जो आ रहे हैं, लेकिन अभी जो भारत स्टेज BS6 इंजन हमें देखने को मिल रहे हैं गाड़ियों के अंदर। जो जल प्रदूषक का सूचक होता है वो डेफिनिया नाम का पादप होता है। अगला टॉपिक हमारे सामने आया बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता और उसका संरक्षण। तो देखना, जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द है उसको सबसे पहले एडवर्ड और विल्सन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। एक पेड़ आता है जिसे राउ वॉल्फे वोमिटेरिया कहते हैं, इससे केमिकल निकलता है कौन सा, रेसरपीन नाम का। इंडिया के अंदर 8.1% स्पीसीज हैं, जो कि टोटल वर्ड्स के अंदर जो स्पीसीज पाई जा रही है उसका परसेंटेज कितना है, 8.1% स्पीसीज कहाँ पाई जा रही है, इंडिया के अंदर पाई जा रही है। डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो देखिए इक्वेटर के अंदर डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है बजाय किसके, पोल्स के, यानी कि जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ पे डाइवर्सिटी, यानी कि मैं बात करूँ जीवों के अंदर विविधता है वो ज़्यादा पाई जाएगी किसके मुकाबले, जो ध्रुवों पे जीव पाए जाते हैं उनके मुकाबले। दूसरा, जो ट्रॉपिकल होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन होता है उससे उसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है बजाय किसके, टेम्परेट रीजन के। आगे हम बात करते हैं तो स्पीसीज है उनके अंदर और एरिया के अंदर जो रिलेशनशिप होता है, स्पीसीज एरिया में रिलेशनशिप का एक ग्राफ बनता है। उस ग्राफ को सबसे पहले बनाया था किसने, अलेक्जेंडर वॉन हेमलॉट नाम के साइंटिस्ट ने। और उस ग्राफ का प्रकार कौन सा है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्रकार का बनता है। इसके लिए एक फॉर्मूला चलता है S=CA⁻Z। ध्यान रखिएगा, सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे बात करते हैं, एक हाइपोथेसिस चलती है जिसे रिवेट पोपर हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको देने वाले कौन थे, पोल इरलिच नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने इसको समझाने के लिए जहाज मॉडल दिया था, जिसमें जहाज के बारे में इन्होंने इकोसिस्टम की बात की थी। आगे हम बात करते हैं जो सुपोषण होता है, यूट्रोफिकेशन होता है, उसके लिए उत्तरदायी तत्व कौन से हैं, तो मैंने बताया था नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व हैं। चमड़ा जो होता है वो भी जल का प्रदूषण करता है और उससे क्रोमियम नाम का प्रदूषण होता है, यानी कि क्रोमियम प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो चमड़ा जिम्मेदार है। CBH की बुक में दिया गया है। ओजोन चित्र है वो 200 डायप्सन यूनिट का हो गया है लगभग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए यानी संरक्षण के लिए कुछ समिट किए गए, कुछ सम्मेलन किए गए। तो सबसे पहला सम्मेलन था वो अर्थ सम्मेलन था, यानी पृथ्वी
सम्मेलन था, सॉरी, दूसरा जो विश्व सम्मेलन था जिसे वर्ल्ड समिट कहते हैं। तो अर्थ जो समिट हुआ था यानी कि जो पृथ्वी सम्मेलन था वो 1992 के अंदर हुआ। सीधा प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। साल भी पूछी गई है और किस जगह पे हुआ था ये भी पूछा गया है। रियो डी जेनेरियो जगह है वो ब्राज़ील के अंदर पाई जाती है, ठीक है? तो ये सीधा पूछा गया था। इसके बाद जो विश्व सम्मेलन है जो 2002 के अंदर हुआ था और ये जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ था, ये भी कई बार पेपर के अंदर पूछा गया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 733 हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इंडिया के अंदर 166 हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 515 हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 के अंदर आया था। राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने, तो 64 हैं। अभ्यारण्य की बात करें तो 27 अभ्यारण्य हैं राजस्थान में कुल। इसके बाद बाघ परियोजना जो है वो 1 अप्रैल 1973 को अंदर 73 के में आई थी और ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। विश्व में हॉटस्पॉट की बात करें तो 34 हॉटस्पॉट हैं विश्व में, जिसमें से इंडिया में 4 हॉटस्पॉट हैं, ध्यान रखिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी प्रीवियस ईयर में। इसके बाद बात करते हैं आईयूसीएन। आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आईयूसीएन की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। ये जो है 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और स्विट्जरलैंड में क्या है इसका मुख्यालय है। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। इकोलॉजिकल सक्सेशन सीधा है, ये आपका कहाँ मिलेगा, आपको बीएससी के पोर्शन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बीएससी की किताबों में मिलेगा। वहाँ से मैंने क्या बनाए थे, इसके नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो ये वही नोट्स हैं जो मैंने पढ़े थे, सेम वही चीज़ है, सारे नोट्स वही आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ भी नया मैं नहीं बना रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। क्या होता है, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण होता है। अब होता क्या, मैं एक बार आपको बेसिक समझा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मान के चलिए कोई एक जगह है, कोई एरिया है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ना तो कोई वन्य जीव रह रहा है, ना ही कोई वनस्पति यहाँ पे रह रही है, तो ये बिल्कुल वीरान जगह है। और वीरान जगह पर जब कोई एक सबसे पहले प्रजाति आएगी उसको अपन पायोनियर प्रजाति कहेंगे, और धीरे धीरे ये इस जगह पूरा क्या हो जाएगा, पूरा जंगल बन जाएगा। यहाँ पे कई सारे जीव जंतु रहने लग जाएंगे। तो लास्ट में जाके ये जो कंडीशन बन जाएगी इसको अपन क्लाइमैक्स कम्युनिटी कह देंगे, चरम समुदाय की यहाँ पे स्थापना हो जाएगी। तो ये पूरा क्या हुआ, एक पारिस्थितिकी अनुक्रमण हुआ, सक्सेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। बस ये सिंपल सी बात है। आगे देखना होता क्या है, तो दीर्घकालिक परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायी रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि ये क्रमिक परिवर्तन होता है, धीरे धीरे ये परिवर्तन होता है, तो दीर्घकाल में ये परिवर्तन होता है। आवासीय स्थान में होने वाले स्थायी व दीर्घकालिक परिवर्तनों के कारण उस स्थान में रहने वाले समुदाय में जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं उसे अपन पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण की प्रक्रिया एक चरम और स्थायी समुदाय की बनावट पर जाकर या फिर बसावट पर जाकर खत्म हो जाती है। पहले इस वीरान जंगल में कोई नहीं रह रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक चरम समुदाय बन जाएगा, एक कम्युनिटी बन जाएगी, उसके बाद यहाँ पे जो अनुक्रमण की प्रक्रिया वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। प्रारंभ में जो सबसे पहले वनस्पति जातियों में जो जाति आती है उसको पायोनियर जाति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्ट के रूप में कि अनुक्रमण होने वाले स्थान पर सबसे पहले आने वाली वनस्पति जाति को क्या कहा जाता है, तो पायोनियर जाति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जब अंत में जब अनुक्रमण समाप्त हो रहा होता है तो वहाँ पे जो समुदाय बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, चरम समुदाय कहते हैं या फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। अनुक्रमण जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी कि चरण से होने वाली प्रक्रिया है, क्रमिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है। और इसकी जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनको अपन सीयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सीयर कहते हैं। इन अवस्थाओं के जो समुदाय होते हैं वो सीयर अवस्थाएं कहलाती हैं। इसके बाद देखिए अनुक्रमण जो है वो पारितंत्रीय एवोल्यूशन को दर्शाता है, उद्भिद विकास को दर्शाता है। अनुक्रमण जो है दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन होता है, एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। दोनों को मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई बिल्कुल वीरान जंगल था जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ था ही नहीं उस भूमि पर। जैसे मान के चलिए कोई नया टापू बनाया, अभी समुद्र के अंदर से वो टापू निकला है, तो वहाँ पे कोई नहीं होगा पहले से, उस जगह पर यदि सक्सेशन हो जाए तो उसको अपन कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। दूसरा सुनना, कोई टीला बना, कोई नया तालाब बना, कोई नई झील बनी, तो वहाँ पे पहले कुछ नहीं है। दूसरा, या यदि यहाँ पे पहले क्या था, ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी यहाँ पे बहता था, लावा का क्षेत्र, लावा का बहाव क्षेत्र था। अब लावा का बहाव क्षेत्र था तो सीधी सी बात है यहाँ पे कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। अब क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ से बहाव क्षेत्र बिल्कुल खत्म हो गया, लावा यहाँ पे आना बंद हो गया, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल वीरान जगह हो गई। अब इस वीरान जगह पर कोई सबसे पहले जाति आएगी तो उस जाति को तो कहेंगे अपन क्या, पायोनियर जाति। कौन सी जाति कहेंगे, पायोनियर जाति। और इसके बाद धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी बन जाएगी, यहाँ पे पूरी समुदाय बन जाएगी। तो ये जो सक्सेशन हो रहा है, कौन सा सक्सेशन है, ये प्राइमरी सक्सेशन है, यानी कि प्राथमिक अनुक्रमण है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि जो निर्जन क्षेत्र होते हैं वहाँ से ये प्रारंभ होता है और नवनिर्मित आवासीय स्थान से प्रारंभ होता है, जैसे ज्वालामुखी का लावा बहाव क्षेत्र। इसके बाद नवनिर्मित कोई टापू हो गया, मुहाना हो गया, टीले हो गए, निर्जन चट्टानें, नवनिर्मित तालाब। दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे पहले से कोई कम्युनिटी रह रही थी, अब उस कम्युनिटी में क्या हुआ कि वो किसी कारणवश, किसी भी प्राकृतिक आपदा से वो कम्युनिटी क्या हुई, नष्ट हो गई, और वापस से कोई नई कम्युनिटी आकर वहाँ पे जन्म ले जाती है, तो उसको अपन सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। देखिए पूर्व में उपस्थित समुदाय की मूल जातियां किसी कारणवश नष्ट हो गई और वहाँ पर आवासीय स्थान से, उस आवासीय स्थान से यदि ये प्रारंभ होता है सक्सेशन, तो उसको अपन सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। यहाँ पे जो भूमि मिलती है वो हमें पहले से ही वेल डेवलप्ड भूमि मिलती है या फिर उस आधार से प्रारंभ होता है। प्राथमिक की तुलना में यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल तीव्र गति से संपन्न होगा। इसके बाद बात करते हैं तो अगला सक्सेशन का टाइप है कि ऑटोजेनिक सक्सेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जीवों द्वारा इसको उत्पन्न किया जाता है, यानी कि स्वयं जीव इसको उत्पन्न करते हैं। और एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, किसी आवास में बाह्य कारकों या स्रोतों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रेरित अनुक्रमण। अनुक्रमण के जो चरण है, जो मैंने आपको बताया था कि अनुक्रमण क्या है, क्रमिक
प्रक्रिया है। तो उसके स्टेप कौन कौन से, सबसे पहले न्यूडेशन होता है, फिर इन्वेजन होता है, माइग्रेशन होता है, फिर एसिस होता है, फिर एग्रीगेशन होता है, फिर कंपटीशन होता है, फिर रिएक्शन होता है, लास्ट में स्टेबलाइजेशन और क्लाइमेक्स की स्टेज आता है। जिनकी परितंत्र कैसी अवस्था में चला जाता है, साम्य अवस्था में चला जाता है, इक्विलिब्रियम की अवस्था में चला जाता है। अब अनुक्रमण को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए, कुछ थ्योरी दी गई। तो सबसे पहले थ्योरी दी गई एक चरम अवस्था का सिद्धांत, जिसे 1916 में फ्रेडरिक क्लेमेंटस ने दिया था। दूसरा बहुचरम अवस्था का सिद्धांत, जिसे टेंसले नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये सीबीएच की बुक में आपको ये सारे फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आवास के आधार पर अनुक्रमण 3 प्रकार का होता है। एक जल क्रमक होता है जिसे हाइड्रोशियर कहते हैं, एक मरुक्रमक होता है जिसे जीरोशियर कहते हैं, एक मध्य क्रमक होता है जिसे मीजोशियर कहा जाता है। हाइड्रोशियर क्या होता है, तो जलीय आवास से ये प्रारंभ हो रहा है। दूसरा मीठे जल में हो रहा है तो उसको अपन हाइड्रोशियर कहेंगे, यदि खारे जल में हो रहा है तो इसको हेलोशियर कहा जाएगा। यहाँ पे जो पायोनियर प्रजाति होगी, पायोनियर प्रजाति जो सबसे पहले आने वाली वनस्पति है, जो सबसे पहले आने वाली प्रजाति है, उसको अपन पायोनियर कहते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स में कौन आएगा, बैक्टीरिया आएंगे या फिर एल्गी आएंगे। जू प्लैंक्टन्स के अंदर कौन आएगा, अमीबा आएगा, पैरामीशियम आएगा या फिर यूग्लिन आएगा। इसके जो स्टेज होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो प्लैंक्टन स्टेज, यानी कि सबसे पहले जो जू प्लैंक्टन आएगा या फाइटोप्लैंक्टन आएगा, तो प्लैंक्टन स्टेज होगी, फिर सबमर्ज स्टेज आएगी, फिर फ्लोटिंग स्टेज आएगी, फिर रीड स्वेप स्टेज आएगी, फिर मार्श टोर्नेडो आएगा, फिर वुडलैंड आएगा, फिर लास्ट में क्लाइमेक्स फॉरेस्ट बन जाएगा। इसके बाद जीरो शेयर की बात करते हैं, यानी कि ये कहाँ हो रहा है, मिट्टी के अंदर होता है। मिट्टी के अंदर क्या होगा, लिथोस्फीयर यानी कि सैल क्रमक, यानी कि पत्थर की चट्टान पे हो रहा है। तो दूसरा, यदि बालू की मिट्टी के अंदर होता है उसको बालू की क्रमक या फिर सैमोशियर कहते हैं। तो जो लिथोस्फीयर है वो नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है और जल की यहाँ पे क्या होती है, अत्यधिक कमी होती है। तो यहाँ पे पायनियर प्रजाति है, सबसे पहले क्रिस्टोज लाइकेन आएगा। ठीक है, क्रिस्टोज लाइकेन क्या करते हैं, अपने अम्ल का श्रावण करते हैं और वहाँ से चट्टानों का क्या करते हैं, धीरे धीरे क्षरण करते जाते हैं। क्योंकि चट्टान का क्षरण होगा तभी इनकी जड़ें नीचे जा सकती हैं और तभी वहाँ पे कोई वनस्पति पैदा हो सकती है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो देखिए, राइजोकार्पोन है, राइनोडिना है, इसके बाद लिसिडिया है या फिर लिकानोरा है। ठीक है, फोलियोस लाइकेन, यहाँ पे कौन सा था, क्रिस्टोज लाइकेन था। इसके बाद फोलियोस लाइकेन, फोलियोस लाइकेन क्या करते हैं, नमी को सोखने व संचित रखने का इनके अंदर गुण रहता है। यानी कि पहली सी बात है कि यहाँ पे पानी की और कमी है और कहीं से पानी आ भी रहा है तो उसके किसकी आवश्यकता पड़ेगी कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोख कर संचित करके रखा जा सके। इसमें डर्मेटोकार्पन आता है और परमेलिया आता है और अम्बिलिकेरिया आता है। ठीक है, फिर वहाँ पे स्टेज बनती है मॉस स्टेज। कौन सी स्टेज बनती है, मॉस स्टेज। मॉस स्टेज में क्या होता है, तो ग्रीमिया, टॉर्ट्यूरा और फ्यूनेरिया नाम के स्टेज सॉरी मॉस पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ क्या होता है कि मॉस और लाइकेन के बीच में क्या होती है, कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है और वहाँ पे जीतता कौन है, मॉस जीतता है, इसलिए स्टेज कौन सी बनती है, मॉस स्टेज बनती है। और लास्ट में जाके जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है वो वन बन जाता है, घना जंगल बन जाता है। ठीक है, अगला होता है सेमोशियर। सेमोशियर का मतलब क्या है कि ये किसमें बन रहा है, नग्न चट्टानों के टीलों से ये प्रारंभ होता है। यहाँ पे पायनियर प्रजाति कौन आएगी, तो शैवाल व घास आएंगे। इसमें इमोफिला या फिर सेकेरम आएगा। चरम अवस्था यहाँ पे क्या बन जाएगी, वन अवस्था बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि मेजर बायोम्स कौन कौन से वर्ल्ड के अंदर, तो बायोम क्या होता है कि जैव भौगोलिक संकल्पना है। बायोम एक प्रकार से विशाल आवास है जिसके अंदर कई सारे वन यानी कि फॉरेस्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, तो एक बायोम बन जाता है। विश्व के विशालतम मरुस्थल कौन कौन से, तो अंटार्कटिका जो है ठंडा मरुस्थल है, सहारा जो है गर्म मरुस्थल है, गोबी जो है ठंडा मरुस्थल है और कालाहारी गर्म मरुस्थल है। इसके बाद हम बायोम की बात करते हैं तो होता क्या है देखना, स्थलीय समुदाय आवास की वह इकाई जो अपने क्षेत्र विशेष के वातावरण मृदा कारकों से निरंतर पारिस्थितिक क्रिया कर अपना विशिष्ट क्षेत्रीय आवास बना लेती है, उसको बायोम कहते हैं। दो बायोम के बीच में एक संक्रमणकारी तनाव क्षेत्र बनता है, इसको इकोटोन कहते हैं। कई बार पेपर के अंदर पूछा गया, ध्यान रखिएगा, PYQs लगा लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जो मनुष्य हैं वो बर्फ का घर बनाकर रहते हैं, जिसको इग्लू कहा जाता है। उस घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। इसके बाद शंकुधारी वनों की जो उत्तर पट्टिका होती है उसको टैगा कहते हैं और टुंड्रा प्रदेश से सटा हुआ बायोम है टैंगा। ठीक है, और यहाँ पे शंकुधारी पादप ज़्यादा मात्रा में उपस्थित रहते हैं। अब वो वाली चीज़ आगे वापस अल्नीनो लानिनो इफेक्ट, ये सारे आपके ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में दिए गए हैं, तो ध्यान देना। अल्नीनो व लानिनो क्या है, प्रशांत महासागर में तापमान के असंतुलन से संबंधित परिघटना है। यानी कि प्रशांत महासागर का तापमान यदि बढ़ेगा तो दूसरा इफेक्ट आएगा और घटेगा तो लानिनो इफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए, अल्नीनो का मतलब क्या होता है, एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है बालक, और लानिनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है बालिका। अल्नीनो ज़्यादा प्रख्यात और प्रबल परिघटना है। प्रशांत महासागर का जो पेरू तट वाला भाग है जिसे पूर्वी भाग कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया गोर वाले भाग को पश्चिमी भाग कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या होता है, अल नीनो व भारत के मानसून में क्या संबंध है, इसकी जो खोज की थी वो सबसे पहले सर गिलबर्ट वाल्कर नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। आगे देखिए, अल नीनो यदि प्रभावित होता है, अल नीनो की मात्रा ज़्यादा होती है तो गर्मी व वर्षा ज़्यादा बढ़ती है, यानी कि हॉट हो जाता है। ठीक है, हॉट हो जाएगा, वहाँ पे तापमान उसका बढ़ जाएगा तो वर्षा ज़्यादा होगी, तो भारत में मानसून कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। भारत में पानी बहुत कम पड़ेगा, बारिश बहुत कम पड़ेगी, सूखा भी पड़ सकता है। इसको दक्षिणी दोलन कहा जाता है। वहीं यदि लानिनो पड़ता है तो लानिनो में मैंने आपको बताया था, कोला आपको ध्यान रखना है, कूलर, यानी कि टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ला से हमें लानिनो इफेक्ट ध्यान रखना है, यानी कि कोला हो जाएगा, कोला यानी कि ठंडा। ठंडा यानी कि वहाँ पे यदि ठंड पड़ेगी, वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वहाँ पे सूखा एवं ठंड पड़ेगी। और भारत में मानसून कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, सीधा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे हमारे सामने कुछ जो
न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी साइकिल चलती है, उसकी हम बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन साइकिल आती है, कार्बन साइकिल आती है, फास्फोरस साइकिल आती है। इसके बाद मैं बात करूँ यदि तो क्वेश्चन जो है वो मोस्टली नाइट्रोजन साइकिल से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने नाइट्रोजन साइकिल को सबसे पहले रखा है। बाकी कार्बन साइकिल और उनकी भी हम बात करेंगे। देखिए नाइट्रोजन साइकिल में 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले फिक्सेशन होता है यानी कि स्थिरीकरण होता है, फिर अमोनाइजेशन यानी कि अमोनीकरण होता है, फिर नाइट्रीकरण होता है, लास्ट में विनाइट्रीकरण होता है। तो स्थिरीकरण जो है वो देखिए 4 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले बिजली द्वारा जो तड़ित निकलती है, बिजली निकलती है, उसमें नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रेट बना दिया जाता है। ये क्या है, इसका फिक्सेशन है, यानी कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, उसका फिक्सेशन या फिर स्थिरीकरण कहलाता है। दूसरा औद्योगिक विधि जो है वो हैवर विधि है, ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। तीसरा जो फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं, फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ से, तो सबसे पहले कौन होते हैं, जीवाणु होते हैं। जीवाणु में कौन कौन से हैं, तो मुक्त जीवी वायवीय जीवाणु जिसमें एजोटोबैक्टर आता है, बेजरेंकी आता है। इसके बाद फ्री लिविंग अवायवीय जीवाणु होते हैं, उसमें क्लोस्ट्रीडियम आता है। फ्री लिविंग प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उसमें क्लोरोबियम आता है। इसके बाद मुक्त जीवी कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें थायोबैसिलस आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि यहाँ पे बैक्टीरिया हो गए। इसके बाद अपन किसकी बात कर रहे हैं, बीजीए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बीजीए में क्या होता है देखना, एनावीना आता है आपका, नोस्टोक आता है, रिव्यूलेरिया आता है, ओसिटोलेरिया आता है। ठीक है, इसके बाद हम फंगस की बात करते हैं, फंगस में यीस्ट आ गया आपका, सैकरोमाइसिटीज और प्लूलोलेरिया। ठीक है, अगले हम बात करते हैं, तो वापस देखना, सबसे पहले तड़ित के द्वारा हमने फिक्सेशन करा दिया या फिर औद्योगिक विधि में हमने फिक्सेशन करा दिया, मुक्त जीवी एंड फ्री लिविंग्स के द्वारा, और लास्ट में कौन होता है, सहजीवी। ठीक है, सहजीवी के द्वारा सबसे पहले जीवाणु की बात करते हैं, तो राइजोबियम जीवाणु का नाम हमेशा टॉप पे आता है। ये क्या होता है, ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, मृतोपजीवी होता है और अंतःसहजीवी होता है। मटर कुल के प्लांट में ये पाया जाता है। दूसरा होता है फ्रेंके, फ्रेंके क्या है, कैजुराइना अल्नस पादप की ग्रंथिल मूल में सहजीवी के रूप में रहता है। अगला होता है क्लेविसेला जो कि साइकोट्रिकिया के पर्णों में पाया जाता है। अगला होता है एरोराइजोबियम या फिर ब्रेडीराइजोबियम, ये क्या होता है, सेसवानिया जो ढेंचा होता है। ठीक है, ढेंचा की शाखाओं में पाए जाते हैं, इस ढेंचा को क्या कहते हैं, हरी खाद भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले होते हैं इसके अंदर सहजीवी, बीजीए, बीजीए जो है सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसमें एनावीना एजोली होता है, एनावीना साइक्डी होता है और एनावीना एंथोसिरेटी होता है। जो एजोली है यानी कि एनावीना एजोली है वो है एजोला पिन्नुटा, जो एक जलीय फर्न है उसकी पर्णों में पाया जाता है। जो जलीय फर्न है इसके धान की खेती में उपयोगी होती है और किसमें, जैव उत्प्रेरक के रूप में ये देखने को मिलता है। इसके बाद एनावीना साइक्डी है जो कि साइकस की प्रवाल मूलों में सहजीवी के रूप में रहता है। अगला होता है एनावीना एंथोसिरेटी जो कि कैसा है, एंथोसिरेस के थैलस के रूप में पाया जाता है। अगले जो सहजीवी जो है कवक जो है सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, उसमें राइजोपोगान पाइनस की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पीवाईक्यू से पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं मूल गुलिका निर्माण की बात करें, तो जो मूल गुलिका होती है वो 4n स्टेज में होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके निर्माण में जो उपयोगी घटक है, उपयोगी घटक कौन कौन से, प्रोटीन। उससे पहले हम बात करते हैं जो मूल गुलिका है वो लेग्यूमिनेशी कुल के पेप्यूल नेसी उपकुल में बनता है, और मूल रूम जो है, मूल रूम के द्वारा लेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन का क्या किया जाता है, श्रावण किया जाता है, जो कि जीवाणु को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब इसमें उपयोगी घटक कौन कौन से, तो सबसे पहले प्रोटीन है। प्रोटीन में क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि जीवाणु स्रावित करता है, जिसको, ये गुलाबी रंग का एक शुष्ण वर्णक होता है। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन। आगे हम बात करते हैं तो दूसरी चीज चाहिए, नोडुलिन चाहिए। दूसरी प्रोटीन कौन सी होती है, नोडुलिन होती है जो कि पादप द्वारा श्रावित की जाती है, ध्यान रखिएगा। लेग हीमोग्लोबिन है वो जीवाणु द्वारा श्रावित होती है, नोडुलिन है जो कि पादप द्वारा श्रावित होती है। इसके दूसरे हम बात करते हैं तो जीन होते हैं, जीवाणु के अंदर जो जीन पाए जाते हैं वो निफ जीन पाए जाते हैं। कौन से जीन, निफ जीन। निफ जीन का फुल फॉर्म होती है नाइट्रोजनेस इंड्यूसिंग फैक्टर जीन। इसके बाद पादप के अंदर एनओडी जीन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली सेल है वो हेटेरोसिस्ट है, कई बार पेपर के अंदर पूछी गई है, फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा बार बार। इसके बाद हेटेरोसिस्ट में जो उपस्थित जीन होता है वो निफ जीन होता है, ये भी पेपर में पूछी गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो पता चलेगा। निफ जीन की फुल फॉर्म होती है नाइट्रोजनेज इंड्यूसिंग फैक्टर। अब इसमें जो नाइट्रोजनेज एंजाइम बनता है उसका जो निर्माण है, उसमें जो उपयोगी पोषक तत्व है वो मोलिब्डेनम और एफी, कौन से हैं, मोलिब्डेनम और एफी, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद अब पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया, स्थिरीकरण अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा आता है हमारे सामने अमोनीकरण। अमोनीकरण में क्या होता है कि सजीवों के शरीर में जो उपस्थित प्रोटीन है उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, विघटन किया जाता है। इसके 2 स्टेप हैं, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटीन का विघटन होंगे, तो प्रोटीन का विघटन किसमें किया जाएगा, अमीनो एसिड में किया जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोटीन है, इसको क्लोस्ट्रीडियम आएगा या फिर क्लोरोबियम आएगा या फिर एक्टिनोमाइसिटीज जीवाणु आएंगे, वो किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसको अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब अमीनो एसिड को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पे आ गया क्या क्या आ गया, अमीनो एसिड आ गया। इसके बाद बेसिलस एमोलस जीवाणु आएगा या फिर बेसिलस माइक्रोराइसिस आएगा या फिर बेसिलस क्लोरिस आएगा, ये क्या करेंगे, इसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब अमोनिया से क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा, इसको अपन कहते हैं नाइट्रीकरण। तो अमोनिया से नाइट्रेट भी 2 स्टेप में बनता है। पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे नाइट्राइट का निर्माण होगा, NO2 माइनस का निर्माण होगा। कैसे होगा, यहाँ पे अमोनिया है, इसके साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी, नाइट्रोसोमोनास आएगा या फिर नाइट्रोसिस्टिस आएगा या फिर नाइट्रोस्पोर आएगा, ये क्या करेगा, तो इसको HNO2 के अंदर कन्वर्ट करा देगा और H2O बन जाएगा और
एनर्जी निकलेगी यहाँ से, क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, वापस देखिए यहाँ पे NH3 थी, हमारे पास क्या था, अमोनिया था, अमोनिया को इसके अंदर कन्वर्ट करा दिया, HNO2 के अंदर कन्वर्ट करा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा लास्ट में क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा। तो नाइट्रेट कैसे बनेगा, HNO2 है, उसके बाद वापस किसकी क्रिया होगी, ऑक्सीजन की क्रिया होगी। यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर समूह के जीवाणु, इसमें नोकोडिया आता है, इसका ये आएगा और ये किसके अंदर कन्वर्ट करा देगा, इसको HNO3 के अंदर कन्वर्ट करा देगा। HNO3 में से H+ अलग निकल जाएगा और हमारा जो काम की चीज़ है वो NO3- और थोड़ी सी क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। तो हमें किसका निर्माण करना है, नाइट्रेट का निर्माण करवाना है। अब जैसे ही नाइट्रेट का निर्माण हो जाएगा, अब नाइट्रेट से बाद में क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा। ये क्या है, एक प्रकार का हानिकारक पद है, क्योंकि नाइट्रोजन का वापस हमें फिक्सेशन करना पड़ेगा, स्थिरीकरण करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए कैसा है, हानिकारक पद है। तो यहाँ पे ये कहता है नाइट्रेट का, नाइट्रेट क्या करता है, स्यूडोमोनास और डीनाइट्रोफिकेंस जीवाणु होते हैं या फिर एक्रोमोबैक्टर जीवाणु होते हैं, ये किसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें ये कहाँ चली जाती है, वायुमंडल के अंदर चली जाती है। देखिए इस चार्ट से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मान के चलिए सबसे पहले स्टेप क्या होता है, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% उपस्थित है, इसमें पहला स्टेप आता है। पहले स्टेप में क्या होता है, हमने देखा था इसका फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन के मतलब इसको किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रेट जो होता है उसको पादप जो है वो प्रोटीन में ले लेते हैं अपने, और जंतु क्या कर लेते हैं, प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब प्रोटीन के अंदर बाद में इसकी क्या होती है, पादप की मृत्यु हुई, और यहाँ पे जो जीव जंतु जिन्होंने उसको खाया था उसकी किसकी हुई, मृत्यु हुई। दोनों दोनों कहाँ गए, मिट्टी में आ गए। मिट्टी में आने के बाद इनका डी अमोनिफिकेशन होगा, यानी कि इनका बी अमोनीकरण होगा। अमोनी का मतलब क्या होता है, इनको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ये कौन सा स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप था नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करना, दूसरा स्टेप था नाइट्रेट को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करना। फिर तीसरा स्टेप आएगा अमोनिया को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करना है, वापस किसके अंदर कन्वर्ट करना है, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करना है। और नाइट्रेट के बाद वापस किसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, चौथे स्टेप में नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हानिकारक पद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल थी। इसमें कितने सारे क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अपन कार्बन साइकिल की बात करते हैं। तो कार्बन साइकिल में क्या होता है, देखना, समस्त जीवों के जो कार्बनिक पदार्थों के शुष्क भार का लगभग 49% भाग कार्बन होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में मात्रा 0.03% होती है। कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना ध्यान से, कितनी परसेंट होती है, 0.03%। यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, या फिर इसको 300 ppm भी अपन कह देते हैं। कार्बन की मात्रा की बात करें तो 0.007% होती है, या फिर 70 ppm इसको अपन कह देते हैं। संपूर्ण वायुमंडल में कार्बन की मात्रा की बात की जाए तो 690 × 10⁻12 किलोग्राम है। वायुमंडल की तुलना में समुद्र में कार्बन जो है वो 50 गुना ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सालाना जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें होने वाले कार्बन का जो फिक्सेशन है वो कितना होता है, 4 से 9 × 10⁻13 टन। इसके बाद कार्बन जो है गैसीय अवस्था से अवसादी अवस्था में, सेडिमेंटेड अवस्था में जो आता है, किस रूप में जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में जाता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद यदि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 600 ppm हो जाए तो पृथ्वी के औसत ताप में जो वृद्धि है वो कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, यानी कि पहले 1.5 डिग्री था तो 1.5 से 4.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तापमान। बर्फ के कारण पृथ्वी की जो विकिरण है, विकिरण को परावर्तित करने की क्षमता होती है। चलिए, इसके बाद आता है हमारे सामने कौन सा साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%, और अगर एक्चुअल में पूछा जाए तो कितनी है, 20.95%। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उपस्थिति हुई है, प्रकाश संश्लेषण से हुई है और होती है। अगला आता है हमारे सामने कौन सा, फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल क्या होता है, तो देखिए समुद्री आवासों में फॉस्फोरस जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अवसादी चक्र यानी कि सेडिमेंटेशन जो साइकिल चलती है वो केवल फॉस्फोरस के लिए चलती है, कई बार पूछा गया है और आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, आगे भी पूछ सकते हैं। अन्य चक्रों की तुलना में अत्यंत धीमा चक्र है। चक्र का जो प्रारंभ होता है वो पादपों द्वारा फास्फोरस के अवशोषण से होता है। पक्षी जो है उसको उत्सर्जित करते हैं किसके, ग्वानों के रूप में, और ग्वानों में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। यह जल व थल दोनों पर चलता है, यानी कि ये पानी के अंदर भी चलता है और ये थल के अंदर भी चलता है। इसी चक्र के लिए स्थलमंडल भंडार का कार्य करता है। यहाँ पे आपके साइकिल जो है वो भी कंप्लीट हो गई। आगे बात करते हैं, आप अपना सिलेबस देखोगे तो सिलेबस के अंदर जब आपके ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में जाओगे, यानी कि बीएससी वाले पोर्शन में जाओगे, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी। वो चीज़ कौन सी है, ध्यान रखना। वो चीज़ ये है कि वहाँ पे पूछा गया है, बताया गया है कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, इसके अलावा जो हमारी संकटग्रस्त प्रजाति होती हैं, कौन सी संकटग्रस्त प्रजाति होती हैं, ये सब राजस्थान के स्पेशल रेफरेंस में वहाँ पे पूछा गया है कि राजस्थान के स्पेशल रेफरेंस में बताइए कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य या फिर कौन कौन सी संकटग्रस्त प्रजाति हैं जो राजस्थान के अंदर उपस्थित हैं। अब ये सारा जो पोर्शन है ये कहाँ मिलता है, हमें CBH की बुक के अंदर मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके और उसको स्कैन करके यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला आपको क्षेत्र देखना, उसके बाद जिला। तो अलनिया बांध है वो कहाँ है, कोटा के अंदर है। बरदा बांध है वो कहाँ है, बूंदी के अंदर है। मरुस्थलीय है जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है। इस तरीके से आप इस पूरे चार्ट को पढ़ सकते हो, और आप इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भरतपुर के अंदर है। ये भी कई बार प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ है? सिरोही के अंदर है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ है? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, तीनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। फुलवारी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उदयपुर के अंदर है। इसी तरीके से रामसागर बांध कहाँ है? तो धौलपुर के अंदर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में आता है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ आता है? उदयपुर के अंदर आता है। सांबर झील जो है वो जयपुर नागौर के अंदर आती है। सरेरी बांध जो है भीलवाड़ा के अंदर आता है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर आता है। सेई बांध जो है उदयपुर में आता है। सीता माता अभ्यारण्य उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ 3 जिलों में फैला हुआ है। सोखलिया जो है वो अजमेर के अंदर आता है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उदयपुर की झीलें उदयपुर के अंदर आती हैं और बगदरा जो है उदयपुर के अंदर आता है। अब ये है क्या है? तो ये मुख्य महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में पक्षी हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखिएगा, राजस्थान के संकटग्रस्त पादप, स्पेशल रेफरेंस वहाँ पे दिया गया है कि राजस्थान के स्पेशल रेफरेंस में आप बताइए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पादप जो है वो कौन है? डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस। ठीक है, परिवार कौन सा है? एकेंथेसी, जो कि कहाँ पाया जाता है? माउंट आबू के अंदर पाया जाता है। ये कैसा संकटग्रस्त पादप है। तो यहाँ से यदि पेपर आपका बहुत ही अच्छे लेवल का बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे अपन बढ़ते हैं। तो ये राजस्थान के संकटग्रस्त जंतुओं की सारणी है जिसमें सबसे पहले कौन आता है? ढोल, जो कि एक क्या है? एशियाटिक वाइल्ड डॉग है। इसका नाम क्या है? कोन एल्पाइनस। ठीक है, ये क्या है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बाघ, जो कि बंगाल टाइगर है, जिसे पैंथेरा टाइगर्स कहते हैं। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का में हाल ही में समाप्त हो गए। इसके बाद भालू है, जो कि स्लॉथ बियर है, जो कि कहाँ पाया जाता है? माउंट आबू कुंभलगढ़ में पाया जाता है। मछेरी बिल्ली या फिर फिशिंग कैट है, ये कहाँ पाई जाती है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। और चौसिंग गाय, जिसे फोर ऑन्ड एंटीलोप कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है? राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। तो ये 5 चीज़ें हैं, केवल 5 आप याद कर लोगे और यदि एक क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ जाता है और आपका ठीक हो जाता है तो आप कई लोगों से बहुत आगे चले जाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, ये आपको सीधे याद रखना है कि इसमें सबसे पहले आपको नाम याद रखना है और कौन से जिले में है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टेबल है आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मैं कमेंट करने से पहले ही इसको क्या कर दूंगा? अपलोड कर दूंगा, आप ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में हमने जो कंप्लीट करी वो इकोलॉजी वाली आपकी जो यूनिट है उसको क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। और इसके बाद एनवायरमेंटल जो बायोलॉजी है उसको भी हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही आप अपन और आगे जो सीरीज़ है उसको चलाते रहेंगे और धीरे-धीरे हम जो है सारी यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास 1 महीना और है, अगस्त का महीना है, उससे पहले-पहले मैं जो यूनिट है इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, यानी कि मिड अगस्त तक अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता-पिता से प्यार करें। जय हिंद।